यही बोल रहे थे ना आप कि इस साल की रेसलमेनिया की जो हाइप है वो फील नहीं हो रही है। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो कि अब आपको इस साल की रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड करेगा। तो कोडी रोड्स आते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रैप्स पॉडकास्ट में और यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ एक लिस्ट देखी है जिसमें उन्होंने कुछ पोटेंशियल इस साल के लिए रेसलमेनिया के लिए सरप्राइजेस देखे हैं। और उस बात को आगे बढ़ाते हुए कोडी रोड्स कहते हैं कि बेल टू बेल आई थिंक दे आर गोना गेट द वन ऑफ द बेटर मेनियास इफ नॉट द बेस्ट मेनिया ऑफ ऑल टाइम। यानी कोडी रोड्स के हिसाब से जो उन्होंने चीजें वहां पे देखी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सबसे बढ़िया नहीं तो सबसे बढ़िया रेसलमेनिया में से एक इस साल रेसलमेनिया डिलीवर करने वाले हैं। जिस तरीके के सरप्राइज गेस्ट उन्होंने उस लिस्ट में देखे हैं, अब मेरे तो दिमाग में इस साल की रेसलमेनिया के लिए सही में जैसे एक होता है ना कि ऑलरेडी स्कोप बनना शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, यहाँ पे नेचुरली कुछ चीजें फिट हो रही हैं। अभी एकदम से मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, और एकदम से नहीं आ रहा तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो चीज सामने दिख रही है अगर ऐसा कोई सरप्राइज है या फिर नहीं। लेकिन ये बात कोडी रोड्स ने बोली है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस समय जो है उनके एक तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इंटरव्यूज में जाके। तो क्या ये सिर्फ टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए है, क्या उनको ऐसी बात कहने को बोली गई है, क्योंकि ये इंटरनल बात ऐसे इतनी आसानी से भी कोई बंदा बाहर बोलता नहीं है। तो वो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो क्या आप ये सुनने के बाद आपकी हाइप बनी है इस साल की रेसलमेनिया के लिए? और वेलकम है आपका एक और वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड में। और सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं केन से। आप भी बोलोगे कि अचानक से केन के बारे में बात क्यों हो रही है, तो अभी आपको पता है वो नॉक्सविल में, नॉक्स काउंटी में वहाँ पे वो एक मेयर है, ये आपको पता है मेयर है, वो सिटी का नाम ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे ना वो अपनी स्पीच दे रहे थे और उसी में एक बंदा उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है और केन को आया गुस्सा। भाई वहाँ पे केन का म्यूजिक बज गया, केन ने एक पोटली में से मास्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उस मास्क को पहन लिया और उसके बाद उन्होंने उस बंदे को एक टेबल के ऊपर चोक स्लैम भी दे दिया। और वो देने के बाद उनकी जो स्पीच है वो दोबारा से कंटिन्यू होती है। तो लोगों के लिए भी वहाँ पर एक ऐसा मोमेंट होगा, ये क्या हो गया अचानक से। आपको पता है कि जो ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है, वो वहाँ पे मास ऑडियंस में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। मतलब अगर नहीं भी देखते तो सबको पता है कि अच्छा ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। तो एक उन्होंने अपना पूरा कैरेक्टर ही वहाँ पे ट्रांजिशन लिया जहाँ पे वो मेयर से एकदम से केन बन गए। कुछ अच्छा सा मुझे लगा तो सोचा इसको आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है मैं चैनल में बहुत ज़्यादा बार बोलता हूँ कि ट्रिपल एच का एक पोर्टफोलियो वो अपने एक रेज्यूमे की तरह देखते हैं कि उन्होंने कौन से सुपरस्टार्स को बनाए हैं। मैंने आई थिंक आज तक बताया नहीं, वो अनरियल डॉक्यूमेंट्री जो पहली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी उसमें ही इसको कवर किया था। लेकिन ये वो एग्जैक्ट मूवमेंट है जहां पर ट्रिपल एच बोलते हैं जे उसो को साइड में बुला के, और इसको मैं अभी डिकोड भी करूंगा आपके लिए। कहते हैं आई वांट टू पुट अ रॉकेट ऑन योर एस, और लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो रॉकेट है वो क्रैश लैंड नहीं करता। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज ट्रिपल एच ने अनरियल में दिखाई थी और साफ साफ दिखा कि ट्रिपल एच ही वो बंदा है जिसने हैंड पिक किया है जे उसो को इस वाले स्पॉट के लिए। इसीलिए इतने टाइम तक ट्रिपल एच ने पूरी इन्वेस्टमेंट दिखाई जे उसो के लिए, उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही उनको जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट मिला, जे उसो को वैसा रिएक्शन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन एंड में आके ट्रिपल एच ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो ये वो बिल्कुल चीज ऐसा सामने से दिख गई थी क्योंकि अनरियल में, इसलिए ट्रिपल एच को इसको एक फेलियर की तरह नहीं दिखाना था, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ जे उसो का फेलियर नहीं, वो ट्रिपल एच का भी फेलियर दिखता, जो कि फिर दोनों का ही एंड में जाके दिख गया। लेकिन अब इससे पता है एक अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात ये हुई है कि अब ट्रिपल एच को भी पता चल गया कि देखो मेरी इमेज तो कोई अच्छी बची नहीं है लोगों के बीच में, तो बस विंस मैकमैन वाली बुद्धि के ही कुछ टाइम में बन जाएंगे कि लोग कुछ भी बोले उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो ना उससे ज्यादा खुश होंगे ना दुखी होंगे। एट द एंड जाके किसी को भी यही इंसान बन जाना है, स्पेशली अगर वो क्रिएटिव हेड वाली उस वाली जगह पर है कि भाई आपको क्रिटिसिज्म तो दबा के मिलना है। तो इस वजह से आपने अब तक देखा कि जे उसो को जो है इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुश किया था, और कैसे जब उन्होंने एक वॉच भी किया था अनरियल डॉक्यूमेंट्री में, वो दूसरा सीजन था, वहां पे कैसे सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि यार जे उसो वॉच कर रहा है, ये चीज हमारे प्रोग्रामिंग के लिए उतना सही तो है नहीं। वॉच तो वैसे स्मैकडाउन भी कर रही है, वॉच नहीं कर रही है, फेल हो रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो नीचे आ गई है, पिछले हफ्ते ये थी 1.379 मिलियन, लेकिन इस हफ्ते ये 1.2 मिलियन के भी नीचे आ गई है। अब तो लोग बोल रहे हैं कि देखो ये है तुम्हारा कोडी रोड्स, क्या ही हुआ इसके चैंपियन बनने के बाद भी। ये तो वैसे बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन ये बोल सकते हो कि इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप बढ़ती ही रहनी चाहिए थी अपने रेसलमेनिया के शोज तक। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको पता है कितने ही एफर्ट्स दिखाती है ये अपने जो स्मैकडाउन के शोज हैं उसको बनाने के लिए। बाकी पॉडकास्ट में एक और बात बोली कोडी रोड्स ने, और उनसे पूछा कि भाई तुम तो रेसलमेनिया के मैचेस में ही नहीं थे ना, तुम्हारे पास चैंपियनशिप थी, तो क्या तुम्हारा कोई प्लान बी था? अब देखो कोडी रोड्स को कैसे गंदी वाली लत लगी है, ये लत लग गई है, खुद कोडी रोड्स का ही वर्ड है कि उनको वो टेस्ट एंड एडिक्शन हो गया है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आने का। और अगर किसी साल ऐसा नहीं होता तो वो उसको अपना फेलियर मानेंगे। मतलब हर बार के लिए कोडी रोड्स सब यही दिमाग में बैठा है भैया कि मुझे तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आना ही आना है। इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
इतने सालों से ही हमने रोमन रेंस को करते हुए देखा है, जब वो ट्राइबल चीफ थे, इवन उससे पहले भी करते हुए देखा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आप वैसी स्टोरी नहीं दे पा रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो स्पॉट जो है वो बचा के रखा है और आपको उस पर जाके जो है बस बैठ जाना है। इसके कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था कि लोग यही बोल रहे हैं कि कोडी होगन करके वो बात कर रहे हैं। आपको पता है किसी के भी नाम के पीछे होगन जोड़ दिया जाता है अगर वो बंदा ज़्यादा पुश होना चाहता है या फिर वो हमेशा अपने आप को ही बड़े स्पॉट पर देखना चाहता है। बाकी आपको पता है रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और ये 21वीं रेसलमेनिया होने वाली है रैंडी ओर्टन की, और ये ऐसा काम करने वाले वो तीसरे मतलब सबसे ज़्यादा थर्ड मोस्ट होंगी ये किसी भी आज तक के WWE के सुपरस्टार के लिए। बाकी आपके लिए ये चीज़ मैं छोड़ता हूँ कमेंट सेक्शन के लिए, नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन है, क्योंकि भाई इतनी सारी रेसलमेनिया में पार्टिसिपेशन करना, मेन इवेंट्स तो खैर अलग हो जाते हैं, फिर ये पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और फिर रैंडी ओर्टन से फिर दोबारा कोडी रोड्स पे आ जाते हैं। भाई कोडी रोड्स ने क्या किया, मतलब ये दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सब एक साथ देखते हो तो पता चलता है कि किस तरीके की बुकिंग हुई है कोडी रोड्स की। पिछले 3 जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे हैं कोडी रोड्स के अलावा, हर किसी को कोडी रोड्स ने ही हराया है और उसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप को कैप्चर किया। जैसे पहले रोमन रेंस के पास वो टाइटल था, फिर वो कोडी रोड्स के पास आया, उसके बाद फिर जॉन सीना ने वो टाइटल लिया, लेकिन वो टाइटल भी जॉन सीना से कोडी रोड्स ने लिया। उसके बाद वो टाइटल ड्रू मैकिंटायर के पास आया और वो ड्रू मैकिंटायर से टाइटल कोडी रोड्स नहीं लिया। वो कोई और भी बंदा हो सकता था, ऐसा हुआ ही नहीं है कि अगर कोडी रोड्स के पास से टाइटल गया तो दोबारा उसी बंदे से टाइटल ना लिया हो कोडी रोड्स ने। ये काफ़ी हद तक समअप करता है कि किस तरीके की बुकिंग रही है कोडी रोड्स की, और फिर जो अभी इस समय माहौल भी बना हुआ है कि कैसे कोडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पुश्ड है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक गलत भी है। इसको तो हम करते ही रहते हैं, ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है जो ऐसे ही चलता ही रहेगा। बाकी WWE के इस समय ना 4 फ्री एजेंट्स हैं मेन रोस्टर में, आपको शायद एक दो ही पता होंगे, जैसे ब्रॉक लेसनर तो हमेशा ही फ्री एजेंट की लिस्ट में रहता है, लेकिन भाई इस समय डैन हाउजन भी एक फ्री एजेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ओमोस भी फ्री एजेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। वो तो फ्री ही है, वो सिर्फ एजेंट नहीं, वो बंदा फ्री है, मैं तो उसे ये बोलूंगा। फिर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी, ये 4 नेम्स हैं जो कि इस समय WWE में फ्री एजेंट है। और भाई ड्राफ्ट ट्रिपल एच को पसंद नहीं आता, ये चीज़ तो साफ नज़र आ रही है, क्योंकि इतने टाइम से हमने अब ड्राफ्ट को होते हुए देखा नहीं, तो शायद उस वाले कॉन्सेप्ट को भी ये पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं उसको ख़त्म करने में। लेकिन ओवरऑल आपके जो शोज़ हैं वो देखो बढ़िया होने चाहिए। और फिर से कोडी रोड्स के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। तो भाई कल मैंने आपको बताया था 2 लाख से ऊपर उस पर डिसलाइक्स हो चुके हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन WWE की हिस्ट्री की ये 3rd मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो है। अगर नंबर 1 और नंबर 2 की आप बात करें तो नंबर 1 पे तो भाई वो हमने जो 2000 रेसलमेनिया 40 के टाइम पे देखा था, जो रोमन रेंस और रॉक की वीडियो में बहुत सारे डिसलाइक्स थे। और दूसरी वीडियो वो है जो कि काफ़ी ज़्यादा WWE फैंस के अलावा दूसरे फैंस ने भी शायद देख लिया, वो वही है जहाँ पे हमने स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच और रैंडी ओर्टन के बीच का वो जो रंगारंग कार्यक्रम है उसको देखा था। तो उस पर भी फिर जो इतने डिसलाइक्स है वो हैं, खैर वो तो बहुत अलग रीजंस की वजह से हैं, मतलब शायद किसी को पता भी नहीं है, वो उस वीडियो पे लैंड कर रहा है और फिर उससे पता चल रहा है कि ये WWE है और फिर उसके ऊपर फिर डिसलाइक आ गए। बाकी ये जो कोडी रोड्स की वीडियो में डिसलाइक्स आए हैं, इसके ऊपर डिबेट अभी भी चालू है कि ये असली ही डिसलाइक्स हैं, भाई किसी ने इसको खरीदा नहीं है, ये डिसलाइक्स इतने ही मिले हैं कोडी रोड्स को। ये कोडी रोड्स का जो कोडी नेशन है, जो कोडी की PR टीम है, उसको वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अब तो खैर क्या ही बात करें इसके बारे में इतनी ज़्यादा, अब पता है कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेट्स सी इस मैच का जो एंड है वो क्या होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोडी रोड्स ने टाइटल रिटेन किया तो मैं अभी से सेंस कर सकता हूँ वो आउटरेज जो कि सोशल मीडिया पे आएगा, क्योंकि अब सारे लोग इस समय रूट कर रहे हैं रैंडी ओर्टन के लिए। और इस बार तो अलग भी सीन हो गया ना, नाइट 1 और नाइट 2 का जो दोनों मेन इवेंट है, रोमन वर्सेस पंक, बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस, और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओर्टन, ये बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस। भाई ये नज़ारा देख के अगर विंस मैकमैन होता कंपनी में, वो तो कहीं डूब के चले जाता, कहता भाई मैं इसको छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इस आइडिया के थोड़ा सा विंस मैकमैन अगेंस्ट ही रहते थे। मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि जो पेंटा है उनके पास में यूएस चैंपियनशिप आ गई है, तो अब इस यूएस चैंपियनशिप के साथ क्या होने वाला है। जैसे हम स्मैकडाउन में देखते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस होते हैं, नहीं पेंटा के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई है और स्मैकडाउन में यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस होते रहते हैं। तो क्या अब पेंटा भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस रखने वाले हैं। अब तो भाई लोगों सबको ही पता चल गया होगा कि WWE का कैसे टाइम पास वाला तरीका है ओपन चैलेंजेस करने का। मतलब सोचो WWE ना इसको ऐसे देखती है कि चलो हम एक चैंपियन बना देंगे और हमारा झंझट खत्म, भाई आधा घंटा 25 मिनट तो कम से कम इसी में दे देंगे ओपन चैलेंज करके, और हमसे जो शो अच्छे से बुक नहीं हो रहा भाई वो भी हमारा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। भाई स्टोरी ये तो दिखाई नहीं रहे उसके साथ, और पेंटा के साथ वैसे भी उन्होंने कुछ किया नहीं, अब टाइटल दे दिया। अब देखना यहाँ से बंदा जज होना शुरू होता है, क्योंकि अब उसके पास टाइटल आ गया ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आ जाती है। फिर अगर वो उस वेट को वैसे कैरी नहीं कर पाता
होता तो एकदम से फिर सारे लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं। लेट्स सी ये ओपन चैलेंज वाली जो बकलोली है क्या वो पेंटा के साथ भी होगी या फिर नहीं, अगर हो गई भाई तो फिर आप देख ही लो क्या होने वाला है। वैसे तो अभी रेसलमेनिया का माहौल है तो ये ओपन चैलेंजेस शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ना दे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव लोगों का कोई ऑब्सेशन है तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पेंटा को ये बहुत हाईली रेट करते हैं। अगर उनको भी ओपन चैलेंजेस थमा दिए तो फिर तो ये बात क्लियर है कि भाई इनको अपने ही फेवरेट बंदों को अगर बुक करना नहीं आ रहा तो भाई दूसरे लोग जिनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है उनको तो वो क्या ही ऊपर लेके आ पाएंगे। फिर यार जवानी आए तो ऐसी और धीरे धीरे बुढ़ापा आए तो बिल्कुल ऐसा। मैं सेथ रॉलिंस की बात कर रहा हूँ भाई, और यहाँ पे आप देखो सेथ रॉलिंस की ये 11 साल पहले वाली पिक्चर है, सेम ही एक्सप्रेशन है और सेम ही कैमरा एंगल है। और दूसरी वाली भी आप देखो जो अभी ये मास्क मैन वाली स्टोरी चल रही है उसमें भी सेथ रॉलिंस। मैं तो बोलूँगा भाई अब सेथ रॉलिंस ने अपनी वो जो बियर्ड चिन से बढ़ा ली है, उसमें उनका फेस और ज़्यादा ऐसे यहाँ से इलोंगेटेड लग रहा है, एलिवेटेड लग रहा है, थोड़ा सा शार्प लग रहा है। तो अपने लुक्स पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस पर 7-8 हज़ार तो लाइक्स भी हैं। फिर कमेंट सेक्शन मैंने देखा, देखो भाई कैसे लोग किसी की मतलब लोगों को बस चीज़ें चाहिए होती है, कुछ भी बकवास या बकवास क्या कुछ ऐसे नेगेटिव बातें बोलने की। रोमन रेंस की भी 2 फोटोज लगाई हैं और कहते हैं कि रियल बंदा तो सेथ रॉलिंस ही है, क्योंकि रोमन रेंस की तरह सेथ रॉलिंस को कोई भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको पता होगा कि बिग डॉग से जब वो ट्राइबल चीफ बने थे और वो जो उन्होंने समर स्लैम में रिटर्न किया था उसके बाद रोमन रेंस ने अपने दांत, फेस नाक मुंह काफ़ी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करवाई हुई थी अपने फेशियल फीचर्स को बेटर करने के लिए। तो ये था सेथ रॉलिंस के लिए एक प्रेज वाला, लेकिन लोग उसमें भी शुरू होगा कि देखो भाई सेथ रॉलिंस से बेटर नहीं है रोमन रेंस को कैसे बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों की जरूरत पड़ी है, लुक्स पे भी कंपैरिजन हो गया अब तो। अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वो भाई बहुत ही धाकड़ मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ही रोमन रेंस और सीएम पंक होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ पर, और एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सिर्फ हाथ में माइक नहीं होगा, हाथ में ऐसे फिस्ट बना हुआ होगा और आपको एक तगड़ी वाली मारा मारी वाला सेगमेंट दिख सकता है रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है अब इस मौके पे, क्योंकि जिस तरीके की बातें सीएम पंक ने रोमन रेंस के बारे में बोली, फिर हमने इस हफ्ते भी देखा आए जो भी है ब्लड लाइन के बंदे जे उसो जिमी उसो जो भी आए जैसे भी करके उन्होंने उस फ्यूड को, उसकी वो जो गर्मी है उसको बरकरार रखने की कोशिश करी है। और अब रोमन रेंस भाई अपने पूरा वो कहते हैं ना दिमाग मत्था सनक गया, वैसा वाला रोमन रेंस आपको अगली मंडे नाइट रॉ में दिखेगा। और बहुत टाइम हमने ऐसा देखा भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को ऐसे लड़वाती नहीं है, क्योंकि कई बार अब तो मुझे लग रहा है फॉर्मेट भी चेंज हुआ है कि बहुत बार बातों से ही काम चल जाता है और मैच में रिजल्ट क्या होगा उसी से हाइप बन जाती है। लेकिन इसमें बातें भी हो रही हैं, इसमें मैच का आउटकम क्या होगा उसकी भी हाइप है। और भाई अब जब ये मारा मारी वाली चीज करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में तो भाई फिर तो इस चीज के ऊपर 4 चांद लग जाएंगे। मैं सही बताऊं तो जब ये मैच हुआ था ऐसे रोमन रेंस ने आके पिक किया था सीएम पंक को, इनिशियली मुझे उतनी बिग फाइट वाली फील नहीं आ रही थी इसको देख के, लेकिन यही बात होती है मैच को अच्छी तरीके से बिल्ड करने की। और भाई जहां तारीफें होंगी, जहां अच्छा काम है वहां उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर गड़बड़ चल रही है तो जो अच्छी चीजें भी हैं उसको उसके बारे में हम तारीफें ना करें। तो देखते हैं अगली मंडे नाइट रॉ में जो गुस्सा है रोमन रेंस का वो सीएम पंक के ऊपर किस तरीके से फटता है। और लास्ट में बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। आपको पता है जैसे जैसे हम शो के करीब आते हैं, जैसे जैसे हम रेसलमेनिया के पास आते हैं, हमारे पास जो चीज़ें वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट होके आती हैं कि अच्छा हाईली चांस है अब इस चीज़ के होने का। और भाई ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट हमको रेसलमेनिया के लिए शायद मिल चुका है। हमने बहुत सारे नाम डिस्कस किए, गुंथर का किया था, एले नाइट का किया था, सबकी रिपोर्ट आई थी, ओबा फेमी की भी आई थी। अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया है कि बैक स्टेज के जो हायर अप्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है जिसमें सभी लोग चाहते हैं कि ओबा फेमी ही चैलेंज करे ब्रॉक लेसनर को उनके इस ओपन चैलेंज में, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया, जो कि मुझे लगता है सही डायरेक्शन भी है, ना सिर्फ ओबा फेमी के लिए भी बल्कि ब्रॉक लेसनर के लिए। आपने गलती तो कर दी है, देखो ब्रॉक लेसनर के लिए आपने इतने कुछ टाइम से कुछ बनाया नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि भाई अभी 1 महीना बचा है रेसलमेनिया को होने में और आप अभी भी फिगर आउट कर रहे होते हो कि भाई ब्रॉक लेसनर के साथ क्या होना चाहिए, जबकि आपने उसको 4-5 महीने पहले ही उस रेसलमेनिया के पोस्टर में डाल दिया। तो ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के गड्ढे हैं जो कि उनको समय के साथ भरने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे ही देखते रहें जैसे वो अब तक देखते हुए आए हैं। बाकी हाईली चांस है कि ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर ही है इस साल रेसलमेनिया में, ब्रॉक लेसनर के लिए मैच और ओबा फेमी के लिए मैच। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल 18 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आरपन वाला कोड यूज करके आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दोगे अच्छे से तो मेंटल फिटनेस भी बढ़िया होगी और आपकी लाइफ की फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।